देखो इसमें क्वेश्चन है आपके पास, जैसे जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो ये है, सपोज कि हमें दे दिया है H2O या कोई भी चीज हमें दी है, रिएक्शन दे दिया हमें। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन को देखते हैं तो रिएक्शन को देखने के बाद क्या है, जैसे मैंने कहा आपको 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। पहले तो बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, पहली बात है। सबसे पहली चीज यही है इसमें कि बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, बैलेंस इक्वेशन मस्ट बी देयर। सेकंड चीज हम क्या देखेंगे कि अगर आपको ये पूछ लिया है कि ये आपको ग्राम में दे दिया, आपको बोला कि 100 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बताओ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा और वाटर का वॉल्यूम कितना होगा। तो हमें कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जो चीज मास में दी है उसको मास में लिखना है, जो वॉल्यूम में दिया है उसे वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का पहले देखो ओवरऑल मास निकालना है हमने, मोलर मास। तो टू टू जब 4 यानी 4 हाइड्रोजन के एटम है और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 1 जब 4 ग्राम। तो पहली स्टेटमेंट हम रिएक्शन से बनाते हैं कि अगर हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसमें ऑक्सीजन का कितना होगा वॉल्यूम। तो देखो ऑक्सीजन के 1 मोल है और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज किया है तो उसमें ऑक्सीजन कितना लीटर होना चाहिए, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन यूज करूंगा मैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 22.4 अपॉन 4 लीटर। और हमें कितने ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, 22.4 अपॉन 4 इंटू 100। तो ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना लीटर हुआ तो हम क्या करेंगे, इसे लीटर में लिखेंगे। तो हो जाएगा आपका आंसर 22.4 अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 560। तो समझ में आया। यस सर। तो इसमें पहला स्टेटमेंट किससे बनेगा, देखो इसको ये चीज का ध्यान रखना है, जो भी उसके आगे कोफिशिएंट होगा वो वॉल्यूम में होगा, और जितना कोफिशिएंट उसके आगे होगा उतना उसको मल्टीप्लाई करना है 22.4 लीटर से। अब सेकंड देखो, मैं कहूंगा वाटर का निकालो। तो वाटर का कैसे निकलेगा, देखो वाटर के लिए क्या निकलेगा, अगर मैंने कहा कि वाटर कितने वॉल्यूम बन रहा है तो हमने स्टेटमेंट सेम लिखी, देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अब पहला स्टेटमेंट इस इक्वेशन से होगा, देखो कभी भी 2 2 जा 4, 4 अगर ये ग्राम में है तो उसको ग्राम में लिखो, 4 ग्राम है। और वाटर देखो ये जो 2 लिखा है ये 2 मोल है। ठीक है, एक मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन मैंने यूज किया है तो वाटर कितना बनेगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। और 1 ग्राम अगर मैं हाइड्रोजन को लूंगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 अपॉन 4। और अगर मैंने कहा जितने ग्राम आपको दिया है, 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 ग्राम ऑफ H2 मीन्स कितने वाटर बनेंगे इससे, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 4 इंटू 100। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आया 5.6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 1120 लीटर। इस तरीके से हमें निकालना है ग्राम को लीटर में। ठीक है, 1 ग्राम में दिया हुआ है और 1 लीटर में दिया हुआ है। तो लीटर के लिए क्या होगा, ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि अगर 1 मोल हो गया तो 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर होते हैं। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, गैस के लिए एट एसटीपी। तो यहाँ पे कंडीशन दी होगी कि एसटीपी या एनटीपी है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा होगा यहाँ पे कि ये गैस है, ये दोनों गैस फॉर्म में होंगी, तब जाके ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो क्लियर हुआ ये मास वॉल्यूम का। यस सर।
अब देखो मोल तो और आसान है, मोल का वॉल्यूम के रिलेशनशिप में बहुत आसान है। मोल में तो सिर्फ ये, जैसे मैंने अभी लिखा है N2 है, दूसरा लिख देता हूँ N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अब मैंने कह दिया आपको कि चलो ये मेरे पास 10 मोल है और बताओ कि इनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम मोल के रिस्पेक्ट में बहुत इजी है। जैसे ये 1 मोल है तो इसका 3 मोल है, इसके 2 मोल है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा रेशियो बन गया। अब इसके नीचे कर दो 10, इसको x मान लो। ठीक है, लेकिन 3 वॉल्यूम तो है, लेकिन लीटर में चाहिए हमें, तो क्या करेंगे 3 इंटू 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि एक मोल में कितने लीटर हैं? 22.4 लीटर है एक मोल में। 3 मोल में कितना हो जाएगा? 3 मोल में क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, और 10 से करेंगे तो 10 से फिर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो क्या है? 1:3 है। अगर ये 1 मोल चाहिए तो 3 मोल चाहिए, और 3 मोल का मतलब 22.4 इंटू 3 लीटर में। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, या आप यूनिटी मेथड से करो तो एक ही बात है। 3 इंटू 10 इंटू 22.4, ये लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका मोल वर्सेस वॉल्यूम। ऐसे अगर ये पूछा आपसे तो कैसे निकालेंगे? यूनिटी मेथड से देखो कैसे निकालेंगे। यूनिटी मेथड से मैंने कहा आपको यूनिटी मेथड से निकालो। तो यूनिटी मेथड से कैसे होगा? मैंने कहा कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन है तो उसमें कितने वॉल्यूम हाइड्रोजन होगा? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब 3 मोल का मतलब एक मोल में कितने लीटर होते हैं? 22.4 लीटर। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 22.4 इंटू 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 में इतने हो गए। अब आपको नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है? 10 मोल दिया है, तो 1 मोल में इतना हो गया। 10 में कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22.4 इंटू 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिटी मेथड है और वो डायरेक्ट मेथड है, तो जैसा आपको सही लगता है वैसा आप कर सकते हो इसे। क्लियर है? यस सर। अब ऐसे ही बताओ कि अगर मैंने अमोनिया पूछा है तो अमोनिया का कितना होगा? NH3 का। ये तो मैंने हाइड्रोजन के लिए निकाला, लेकिन मैंने क्वेश्चन दे दिया कि बताओ अगर 10 मोल नाइट्रोजन है तो अमोनिया कितनी फॉर्म्ड होगी? NH3। सर अमोनिया का 2 मोल गिवन है। हाँ, 2 मोल, तो यहाँ तो पे क्या 10 चेंज मोल होगा? इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ एच अमोनिया हो जाएगा। हाँ, फिर तो इसमें होगा 2.24 इंटू 2 इंटू 10। हाँ, बस एक चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 लिखा था, तो हमने क्या किया? यहाँ पे 3 मोल है तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है। यहाँ पे 2 मोल है तो यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी 2 यहाँ 2, बस बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर मोल आपको दिया है और वॉल्यूम निकालना है, या वॉल्यूम गिवन है मोल निकालना है, तो भी निकल जाएगा। देखो अगर मैंने कहा आपको N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 है, और मैंने कह दिया बताओ ये चलो 100 लीटर है, तो बताओ ये कितने मोल होगा, ये कितने मोल होगा। ठीक है, आपको किस में दे दिया है? लीटर में दे दिया है, और हमें किस में पूछा? आंसर मोल में। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो इसके लिए मोल है, अब आपको देखो रेशियो दिख रहा है, इसमें रेशियो कितना है? इसका 1, इसका 3, इसका 2 रेशियो है। ठीक है, तो 3 मोल का मतलब ये कितने लीटर हो जाएगा? देखो ये तो हो गया 1 मोल, और ये 3 है, यानी कि 3 इंटू 22.4 लीटर। ये फिक्स है, ध्यान रखना, एक मोल में 22.4 लीटर है, तो 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से। तो 1 लीटर में 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किससे? 1/3 इंटू 22.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन से। और कितना दिया आपको? 100 लीटर दिया है, तो 1 में इतना है तो 100 में कितना हो जाएगा? तो 100 लीटर में 100 से हम क्या करेंगे? उसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई कर दी। हाँ, तो 3 इंटू 22.4 इंटू 100। आप शॉर्टकट करना चाहते हो तो शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो आपने 1 मोल ये लिखा है, देखो शॉर्टकट कैसे होगा इसका, ये N2 है और ये हो गया 3H2, ठीक है। इसके 1 मोल हो गए तो इसके हो गए 3 इंटू 22.4 लीटर। जो जिसमें दिया उसी को लिखना है, ये मोल में ये लीटर में, डिवाइडेड बाय, आपको इसे निकालना है, इसे x मान लो, ये कितना दिया हुआ 100। बस अब इसको इक्वल कर दो। अब क्या होगा देखो, 3 इंटू, अब आपको x निकालना है तो x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 अपॉन, ये अपॉन में चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। तो यही आ गया, ये शॉर्टकट मेथड है ये वाला, जो डायरेक्ट कर सकते हो आप, ये है यूनिटरी मेथड। तो जो भी मेथड आप यूज करोगे आंसर सेम आएगा। आया है समझ में कि वॉल्यूम और वो वाला? यस सर। और इसमें और कोई डाउट है? मास में नो अगर सर। हम मास कहेंगे तो मास में आप मास ले लोगे, चेंज कहाँ पे करना है, देखो मोल की जगह पे आप मास ले लोगे तो मास रिलेशनशिप आ जाएगा। इक्वेशन आनी चाहिए और उसकी बैलेंसिंग होनी चाहिए, बस बाकी ये रिलेशनशिप में यही फंडा यूज होता है। और एक बार फिर ट्राई करके देखो, नहीं तो कल हम दोबारा क्वेश्चन आंसर इसके करते हैं। मैंने आपको भेजे हैं ना क्वेश्चंस, उसको आप मार्क करके रखो कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए, ठीक है। ओके सर। हाँ, फिर मुझे उससे कल हम दोबारा उससे सॉल्व करेंगे फिर। और कोई डाउट इसमें? नो सर। तो अब हम नए चैप्टर में आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और फिर अगर एक बार रिवीजन करना होगा तो जो संडे है, इस संडे को हम एक रिवीजन क्लास रखते हैं फिर किसकी, मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। उसमें मैं आपको क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके सर। हाँ, अब आता है नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बेसिक चैप्टर है ये, लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि सारी इंफॉर्मेशन देगा आपको एटम्स के बारे में। अब होता क्या है देखो, जब स्टार्ट किया था तो ये जॉन डॉल्टन है, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी है आपके पास। 1808 में जॉन डॉल्टन ने एक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डॉल्टन, एटॉमिक थ्योरी के नाम से हम कहते हैं उससे। तो यह डॉल्टन्स ने दिया था। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था एटम इज इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, ठीक है। उसने कहा एटम इनडिविजिबल है या अनकटेबल है, हम इसे कट नहीं कर सकते, अनकटेबल या इनडिविजिबल है। एक्चुअल में जो एटम नाम है वो जो एटम है इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक वर्ड्स है, जो टू ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है एटम, इसके 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज टम। एटम पहले नाम रखा गया, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 2 वर्ड से मिलके बनता है। ए मीन्स होता है अन, एंड टम मीन्स होता है कटेबल, यानी अनकटेबल या इनडिविजिबल, जो डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि इसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए उसका नाम क्या रखा उन्होंने, एटम। तो डॉल्टन ने उसका नाम एटम क्यों रखा था, क्योंकि वो क्या था, इनडिविजिबल, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उन्होंने देखा कि एटम है, इसके आगे पार्टिकल्स टूट नहीं रहे हैं, यानी ये अनकटेबल है, अब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, एटम रख दिया, ठीक है। तो एटम ग्रीक वर्ड है एक्चुअल में, इट मींस अनकटेबल। क्लियर हुआ ये? यस सर। और ये किसने दिया था, जॉन डॉल्टन ने। जॉन एटॉमिक, डॉल्टन। हाँ, जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। अब देखो क्या हुआ कि जब डॉल्टन ने बात कह दी कि आप एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते हो, तो क्या हुआ, जो कई साइंटिस्ट थे वो इस फील्ड में लग गए। अब इसने कहा कि अनकटेबल है, तो जैसे इसने कहा अनकटेबल है 1808 में, सोचो, और कई साल लग गए लोगों को, साइंटिस्ट को, इसको रिसर्च करने में कि क्या सच में ये बात सही है
या गलत है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा फाइनली जो जे थॉमसन था, इसने देखा कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और ये कब देखा उसने? लगभग 1897 के आसपास। देखो कितने साल का गैप है। ऐसे ही फिर दूसरा साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, इसने देखा कि जो इसमें क्या है, प्रोटॉन भी है लगभग। ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था 1886 के नाम से बोलते हैं। और फिर एक और था चैडविक, तो उसने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। तब इन्होंने देखा कि एटम के पास क्या होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। यानी इसको हम फर्दर डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। तो जो कॉन्सेप्ट जो डाल्टन ने दिया था वो फेल हो गया, लेकिन कई साल बाद, देखो कितने साल बाद जो कॉन्सेप्ट था उसे फेल होने में बहुत टाइम लगा। यानी पहले लोग यही मानते थे, लेकिन जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तब ये माना गया कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं किसके? एटम के। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बदला नहीं फिर। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अब पहले दे दिया है, सब जगह सबको पता चल गया कि एटम जो नाम दे दिया है, फिर इन्होंने इसको नेम को चेंज नहीं किया। जबकि इसका मतलब क्या होता है? अनकटेबल। और जब ये कट हो सकता है या इसके पॉइंट आ सकते हैं, तो फिर क्या है, फिर तो हम इसको एटम नाम हटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे हटाया नहीं। ठीक है, तो ये नाम मेंटेन रखा। तो अब हम एक एक करके इनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिस्कवर हुए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फिर बहुत साइंटिस्टों ने इसमें रिसर्च करने के बाद फाइनली ये देखा कि जो एटम्स होता है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ? यस सर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका एक और नाम है कैथोड रे, क्योंकि कैथोड से निकलती है तो इसे रे को कहते हैं हम कैथोड रे। अब देखो, इसको डिस्कवर किया था, अभी मैंने कहा 1897 में किया था जे थॉमसन ने। लेकिन इससे पहले कई रिसर्च हुए। जो इसमें रिसर्च हुआ था पहला, वो था 1830 में, वो किया था माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे जो था, ये माइकल फेराडे किसकी स्टडी कर रहा था जनरली? ये कर रहा था इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी ये देख रहा था कि देखो, आपको पता है कि सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो सॉलिड जनरली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, जैसे मेटल हो गया। ठीक है, तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। उसके बाद लिक्विड भी जनरली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, जैसे वाटर है। वाटर में आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी रखोगे तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, लिक्विड भी। लेकिन क्या गैस भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है? अब क्वेश्चन ये था। तो वो इसी पे स्टडी कर रहा था कि क्या जो गैस है वो भी क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये इसको कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि देखो सॉलिड आपको पता ही है कि सॉलिड में जितने मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, कुछ होते नहीं करते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई भी गैस इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है? तो इस पे वो स्टडी कर रहा था। कौन? माइकल फेराडे। तो उसने भी कुछ कुछ इसी तरीके का स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट हुआ था, ये पहले माइकल फेराडे ने 1830 में स्टार्ट किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वो बेसिक टर्म में नहीं गया था, लेकिन उसने थोड़ी बहुत इनिशिएट उसे कर दिया था। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? यस आपको सर। आपको क्या लगता है कि गैस इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है या नहीं कर यस सकता? सर। ओके, अब आगे देखो क्या उसने कंक्लूजन निकाला उसमें। उसके बाद एक और था साइंटिस्ट, उसका नाम था विलियम क्रूक्स।
विलियम क्रुक्स, उसने भी बहुत स्टार्ट किया, उसने भी सारा एक्सपेरिमेंट कर दिया था जो किसने किया था, जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन वाला ये स्टडी उसने की थी, बस वो फाइनल कंक्लूजन निकालने में फेल हो गया था। लगभग ये 1858 की बात है, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंट को इसने किया था, लेकिन वो फाइनल कंक्लूजन निकालने में फेल हुआ था, जबकि बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट सेम था। तो इसीलिए इसको भी क्रेडिट उन्होंने नहीं दिया विलियम क्रुक्स को। फाइनली जो इसको प्रूफ किया था वो किसने किया था, जे जे थॉमसन ने, इसीलिए क्रेडिट जो गया था वो थॉमसन के लिए गया था। अब देखो थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और वही एक्सपेरिमेंट किसने भी किया था, क्रुक्स ने किया था। अब सबसे पहले देखो स्टडी करते हैं हम क्या क्या हुआ था। दोनों चीज मैं बना रहा हूँ, यहाँ बनाऊंगा डायग्राम कैसे हुआ, और यहाँ उसके बारे में बताता हूँ। देखो पहला स्टेप उसने क्या किया, उसने लिया एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, अब जो विलियमसन है, क्रुक्स है, तो इसे क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि वो क्रुक्स ने भी उसकी स्टडी करी थी। तो डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है कि डिस्चार्ज मतलब सारी गैस को डिस्चार्ज कर दो वहां से। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ से रिलीज कर दो, रिमूव कर दो, सारी गैस को यहाँ से हटा दो, और केवल एक डिजायर गैस को, जिसकी स्टडी करनी है हमने, उसे फिल कर दो बस, बाकी सबको हटा दो। जैसे हीलियम की स्टडी करनी है तो इसे फिल कर दो बस, बाकी सारी गैस को उससे हटा दो। तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब इस तरीके से बनाती है, ये आप बुक में देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्लास की बनी होती है, ग्लास, ध्यान रखना किसकी बनी है, मेड ऑफ ग्लास। तो सबसे पहले उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब बना दिया। अब उसने क्या किया, सेकंड स्टेप में उसने यहाँ पे वैक्यूम पंप जोड़ दिया। यहाँ पे वैक्यूम पंप, ये पंप का मतलब आपको पता है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप गैस फिल भी कर सकते हो। देखो फिर आपने उसने क्या किया, वैक्यूम पंप। वैक्यूम क्यों बोला इसको, क्योंकि अगर मुझे इसको वैक्यूम करना, वैक्यूम मतलब नो गैस, तो मैं सारी गैस यहाँ से बाहर कर दूंगा, ठीक है, तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इसका रोल क्या है, देखो इसका रोल क्या होता है, एक तो गैस को फिल करना, अगर आप गैस को फिल करोगे या गैस को क्या करोगे, रिमूव करोगे, गैस को फिल करेंगे या गैस को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए यूज होता है। दूसरा क्या होता है, प्रेशर को रेगुलेट करना। प्रेशर को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, प्रेशर को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। कैसे होगा, अगर मुझे हाई प्रेशर करना है तो क्या करेंगे, ज्यादा गैस कर दो, अमाउंट ऑफ गैस को बढ़ा दो, तो जितनी गैस ज्यादा होगी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जैसे तूफान आता है तो उसमें क्या होता है, गैस का अमाउंट ज्यादा होता है, बढ़ा देंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर मुझे कम प्रेशर करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो गैस का अमाउंट है उसे कम कर दो, तो कम करेंगे अमाउंट तो प्रेशर कम हो जाएगा, अमाउंट को ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो काम करता है कौन, वैक्यूम पंप। एक तो देखो यहीं पे है, ये यहाँ से गैस आप फिल भी कर सकते हो, गैस को यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, अगर आपको ज्यादा प्रेशर करना है तो अमाउंट ऑफ गैस बढ़ा दो। तूफान आता है तो बहुत ज्यादा गैस का अमाउंट होता है, बहुत स्पीड से आता है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और अमाउंट कम करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। यस सर। अब देखो थर्ड स्टेप क्या किया उसने। स्टेप थर्ड, पहले में क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, दूसरे में इसमें वैक्यूम पंप, इसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। तीसरे स्टेप में उसने क्या किया, तीसरा स्टेप जो था इसमें, वो क्या किया उसने कि इलेक्ट्रोड फिट कर दिया इसमें, बोथ एंड, दोनों साइड उसने क्या किया, इलेक्ट्रोड फिटेड। कहाँ पे, बोथ एंड, दोनों एंड में उसने इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया। इलेक्ट्रोड का मतलब प्लस और माइनस, इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता है, ये वायर कर दी बस, आपने देखा होगा वायर लगा देते हैं हम स्विच में, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोड हो जाता है, यानी मेटल रॉड होती है। तो दो वायर उसने इसको फिट कर दी, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसके, बोथ एंड में डिस्चार्ज ट्यूब के, डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड में उसने क्या किया, वायर लगा दी, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। अब इस इलेक्ट्रोड को उसने क्या किया, देखो जो ये इलेक्ट्रोड लिया था उसने, इसको किससे कनेक्ट कर दिया,
बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। अब हम टेस्ट भी तो करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बैटरी लानी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो बैटरी किस लिए दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब देखो बैटरी में क्या डिसाइड होता है, बैटरी से ये डिसाइड होता है कैथोड कौन है, एनोड कौन है। देखो अगर आपने छोटा एंड रखा है, ये बड़ा, ये छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ठीक है, लगभग 6 होते हैं। तो जो छोटा होता है वो नेगेटिव वाला होता है, जो बड़ा होता है प्लस वाला होता है। तो जो छोटा होता है उसे कहते हैं कैथोड। तो ये क्या हो गया आपका कैथोड, और जो बड़ा होता है वो एनोड। यानी कि ये बैटरी डिसाइड करती है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। अगर आपने छोटे को इस साइड रखा है तो ये कैथोड और ये एनोड, और इसे अपोजिट कर दो तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर ये एनोड ये कैथोड। यानी वायर टू वायर है, दोनों तरफ वायर का कोई लॉजिक नहीं है। बैटरी डिसाइड करेगी कि कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड होना चाहिए। तो अगर आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, तो उसे कहेंगे हम कैथोड। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड एनोड। कैथोड एनोड हो गए डिसाइडेड। ठीक है, अब उसने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये तो नहीं होता, हर एक स्टेप पे हम देखते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या होता है, हमें तो फाइनल बताया जाता है, लेकिन उससे कई साल लग जाते हैं एक्सपेरिमेंट को करते करते। तो उसमें क्या होता है कि उसने देखा कि अगर हम हाई वोल्टेज रखेंगे, हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज लगभग लगभग कितना होना चाहिए, 10,000 वोल्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर। और प्रेशर को कम कर दो, लो प्रेशर कर दो, बहुत कितना कर दो, लगभग 10⁻⁻2 से लगभग 10⁻⁻4 ATM कर दो। यानी प्रेशर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया बहुत ज्यादा, और वोल्टेज हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है, तो इसके करने से क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे गैस तो रखी हुई थी, कोई भी गैस है, ठीक है। तो अब उसने देखा, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, यस लो सर। प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, तो उसने क्या देखा, अब उसने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये बनाया उसने 1 2, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया बैटरी से, सॉरी ये वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया उसने, इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद उसे उसने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, इस तरीके से होगा। ये नेगेटिव वाला है तो इसको नाम रख दिया कैथोड, और जो पॉजिटिव वाला था इसको नाम रख दिया उसने एनोड। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जैसे लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई किया, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि एक रेस है जो वो कहां से निकल रही है, कैथोड से निकलना स्टार्ट हो गई। देखो एक रेज यहां से निकलना स्टार्ट हो गई, एक रे कहां से निकल रही है, कैथोड से। उससे उसने क्या नाम दिया, कैथोड रे। और वो क्या थी एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन थी। जो रे एमिटेड हो रही है, द रे एमिटेड फ्रॉम कैथोड इज कॉल्ड कैथोड रे। ठीक है, अब पता कैसे चला उससे कि ये रे निकल रही, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका साइज तो बहुत छोटा होता है, वो हमें दिखेगा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन है। तो उसने क्या किया उसके लिए, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे नेकेड आई से तो इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा ही नहीं, तो मैं कैसे पता चलेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन या कोई चीज निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो फिर उसने एक दिमाग लगाया, उसने कहा इसको पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करें, एक स्क्रीन लगा दें यहाँ पे, किस साइड में, देखो ये एनोड की साइड में एक स्क्रीन लगा दी उसने बहुत बड़ी। इस स्क्रीन का नाम था जिंक सल्फाइड, यानी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। अब इससे क्या होगा, देखो उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही कैथोड रे, देखो जैसे ही कैथोड रे क्या होगी, ZnS पे स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो वैसे ही क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा, या ग्रीन
फ्लोरेंस यानी ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। ग्रीन जनरली होता है जब ग्लास से टकराती है तो ग्रीन फ्लोरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे ही ग्लो होने लगेगा, चमकने लगेगा या ग्रीन फ्लोरेंस आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से कोई रे निकल ली, क्योंकि दिखेगी नहीं, नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है। तो हमें पता कैसे चला, तो उसने क्या किया, इसके अपोजिट में क्या किया, ZNS स्क्रीन लगा दी। अब जैसे ही रे इस पे टकराएगी, ये ग्लो करने लग गई, तो हमें समझ जाएंगे अच्छा यहाँ से कोई रे आ रही है। ठीक है, अब कहाँ से आ रही रे, कैथोड से आ रही है, तो कैथोड का मतलब नेगेटिव चार्ज से, तो वहीं से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। तो यहां से उसने देखा कि जो ये जो आ रही है बीम, ये क्या है, जो रे है, रे क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। रे का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो बीम में आ रहे हैं उसी को रे बोल दिया, कैथोड रे। तो कैथोड रे जनरली कहाँ से एमिटेड होती है, कैथोड से। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई किसकी, कैथोड की। ये समझ में आया आपको? यस सर। तो ये इसका सबसे बेसिक पार्ट है पहला, कि कैथोड की डिस्कवरी कैसे हुई। अब देखो इसमें, अब इसके आगे भी थोड़ा स्टेप है, इसमें आगे क्या क्या चीजें देखो। अब जैसी कैथोड रे, जो कैथोड रे होती है, कैथोड रे जैसी कोई गैस से स्ट्राइक करेगी, जैसे सपोज करो हीलियम ले लिया हमने, तो जैसी हीलियम से स्ट्राइक करेगी, क्या होता है कि हीलियम कैथोड रे के साथ टकराएगी, तो ये आयोनाइज हो जाती है, यानी आयंस में टूट जाती है, आयंस में टूट जाएगी। अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो कैथोड रे निकली कैथोड से, अब जैसी कैथोड रे निकली और वो हीलियम से क्या हुई, स्ट्राइक हुई, टकराई, तो वैसे ही ये जो हीलियम गैस है वो क्या होगी, आयोनाइज हो गई, यानी आयंस में टूट गई। और यहां से भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो जाएंगे। यानी ओवरऑल अगर हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां कहां से एमिटेड हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होते हैं कैथोड से, और एक गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जो गैस इनसाइड में है वहां से भी क्या हुए, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो दो जगह से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। तो स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, कैथोड रे से, क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स है ही नहीं। पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट कहां से निकलेंगे, कैथोड से निकलेंगे। लेकिन जैसे ही कैथोड रे कहां गई, गैस में गई, गैस से टकराएगी। अब गैस से टकराने के बाद फिर यहां से भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने स्टार्ट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हो रहे हैं, तो ये होता है कैथोड से और गैस प्रेजेंट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो इसमें कई बार ट्रू एंड फॉल्स में आता है कि कैथोड रे emitted from कैथोड ओनली, यस या नो, ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, कैथोड एमिटेड फ्रॉम कैथोड रे एमिटेड फ्रॉम कैथोड इज राइट और रॉन्ग? ट्रू। है? ट्रू। नहीं नहीं, ओनली लिखा है ना यहाँ पे, ओनली, ओनली। अच्छा, ओनली। हाँ, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, देखो फॉल्स हो गया। क्योंकि कहाँ कहाँ से कैथोड रे निकलती है, कैथोड रे दो जगह से निकलती है। फर्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड, और फिर उसके बाद कहाँ से, गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, दो जगह से निकलती है। क्लियर हुआ? यस सर। अब उसने एक चीज और करी, उसने कहा कि अगर सपोज करो मैंने प्रेशर ज्यादा कर दिया, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है। गैस इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, हाई वोल्टेज होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर होगा तो गैस क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है गैस से। कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हाई वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया है और लो प्रेशर रखा है। सपोज वो कहेगा कि चलो हाई प्रेशर रखा है तो क्या होगा, अगर आपने हाई प्रेशर लगा दिया तो क्या फिर होगा कि कैथोड रे क्या होगी, पास नहीं होगी। हाई प्रेशर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनरली जो गैस होती है ये इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है,
गैस क्या होती है? इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन इस कंडीशन में इसको मजबूरी हो जाती है करना, क्योंकि यहाँ पे आपने मजबूर कर दिया। ठीक है, जैसे कोई पर्सन कोई काम नहीं कर रहा है, एक पर्सन ए है और एक कोई काम नहीं करता है, कोई वर्क दिया आपने नहीं कर रहा है, लेकिन आपने उसमें क्या किया, कंडीशंस लगा दी, उसके ऊपर प्रेशराइज कर दिया कि ये पनिशमेंट मिलेगा, तो फिर क्या ये मजबूरी में वो काम करेगा? तो आपने क्या किया, उसमें कंडीशन अप्लाई कर दी, तभी वो काम कर रहा है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो हाई प्रेशर में क्या होता है, गैस इंसुलेटर होता है, यानी गैस इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता, क्योंकि जनरली गैस क्या होती है, इंसुलेटर ही होती है। बस अगर आपने ये कंडीशन लगाई है, तब उसकी मजबूरी हो जाती है इलेक्ट्रॉन को पास करना। ठीक है, तो जब हाई प्रेशर होगा तो गैस वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगी, क्योंकि गैस इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर हो जाती है, और वहां पे कैथोड रे प्रोड्यूस नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। सर वैक्यूम में पास होती है इलेक्ट्रिसिटी? वैक्यूम में देखो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चीज जरूरी होती है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी मेन किसकी वजह से पास होगा? दो चीज होती है, या तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फ्री, या आयंस होना चाहिए, बस। ठीक है, अब वैक्यूम में कुछ नहीं है, वैक्यूम मीन्स होता है नो एयर, तो जब एयर होगी नहीं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। ठीक तो है, सर स्पेस में मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है? हाँ स्पेस में ये कैसे हो स्पेस तो जाएगी? वैक्यूम। हाँ, स्पेस में एयर होता है, लेकिन एयर के लिए कंडीशन नहीं होती, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। ठीक है, ओके। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कब होगी? जब मैंने आपको बताया ना, कंडीशन हम हाई अप्लाई करेंगे, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो अदरवाइज सर इलेक्ट्रिसिटी। लाइट से कोई इलेक्ट्रॉन्स का कोई उसका रिलेटेड रिलेशन नहीं है? लाइट अलग हो गया, लाइट होता है फोटोन से, जो लाइट बनता है वो किससे बनता है? सनलाइट है जैसे, सनलाइट में फोटोन्स होते हैं, उसका अलग अच्छा, कॉन्सेप्ट मतलब होता उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूज नहीं होते? है ना। तो ओके। आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ओके सर।